हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पाथवे स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, आज हम करेंगे ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन चैप्टर का ओवरव्यू। हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक बार फास्ट रिव्यू देखते हैं कि हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे और क्या कुछ अगर कुछ रह गया तो वहीं से यहाँ कवर कर लेंगे। ओके, द फर्स्ट टॉपिक वाज द ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज क्या होती है ये? हमने एक लॉ पढ़ा जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। When he was sitting under the tree, an apple just fell on his head, और उसी दिन उन्होंने सोचा कि ये एप्पल जो गिरा है नीचे ही क्यों गिरा, कहीं और क्यों नहीं गया। और उस दिन उन्होंने डिस्कवर की क्या? ग्रेविटी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने कहा कि इफ यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट पिक कीजिए, पिक एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मास m1 मास m2, मुझे नहीं पता उनका मास कितना है, मुझे नहीं पता उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, मैं डी ले लिया। चलो, अब ग्रेविटेशन उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विद द फोर्स नेम्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. You can write r instead of d. Okay, let's combine them. We will get m1 m2 divided by r square. So let's replace the proportionality sign with the gravitational constant g, m1 m2 divided by r square. Here f is gravitational force, capital G is gravitational constant, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास क्या? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी स्मॉल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत 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 वीक फोर्स होता है। दो ऑब्जेक्ट को पास आने के लिए, एक दूसरे पे अटैक चिपक जाने के लिए, ये फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। पर कब होगा? जब मासेस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके रूम में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, दोस टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, पर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद द फोर्स नेम्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स वीक फोर्स है, इस वजह से वो पास नहीं जा रहे। बट अगर मैं उसका मास बहुत ज्यादा कर दूं, कितना? एक प्लेनेट के जितना, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पास जरूर आएगा। जैसे राइट नाउ अर्थ, हम लोग अर्थ पे भी बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं, खड़े हैं इस पे, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये फोर्स ना होता तो हम हवा में उड़ रहे होते। वैसे मजा तो बहुत आता, बट रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये डिपेंड करता है किस पे? मास पे। अगर मैं मास किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दूंगा, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी डबल हो जाएगा। अगर मैं दोनों के मासेस को डबल कर दूंगा, सो 2 2 4, ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो जाता है आपका। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे क्या? ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। दिस लॉ इज यूनिवर्सल, क्योंकि ये यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल है, ईच एंड एवरी प्लेस, हर जगह एप्लीकेबल होता है आपका। ओके, फिर इसके बाद जो हमने टॉपिक देखा था वो था आपका फ्री फॉल। व्हाट वाज फ्री फॉल? व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, इट एक्सपीरियंसेस इट विल बी एक्सेलरेटेड बाय द ग्रेविटी ओनली। अगर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है, सो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रेविटी से फोर्स अप्लाई करेगी उसी की वजह से उसे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगी। और उस एक्सेलरेशन को मैं बोलता हूं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी अर्थ पे वैल्यू कितनी थी अगर आपको याद हो तो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट रिमेंबर वन थिंग, पूरी की पूरी अर्थ सरफेस पे ये सेम नहीं है, ये वेरी करती है। Let me tell you how. Okay, G की वैल्यू को जो फॉर्मूला आता था हमारे पास, शायद आपको याद हो, सो इट वाज द फॉर्मूला लाइक दिस, स्मॉल g is equals to capital G m by r square. Here capital G represents the gravitational constant, capital M represents the mass of the earth, या किसी और प्लेनेट पे अगर आप हैं तो उस पे, फिलहाल हम लोग अर्थ पे हैं तो अर्थ पे बात कर लेते हैं। एंड r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ अर्थ, r रिप्रेजेंट करता है अर्थ की रेडियस को। यहां कहीं भी
ऑब्जेक्ट के मास की डिस्कशन है ही नहीं. सो जी डज नॉट डिपेंड ऑन दी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है. इनकी कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, छोटा है, साइज कैसा भी है, बड़ा छोटा, मास ज्यादा कम, कोई फर्क नहीं पड़ता. उन दोनों ऑब्जेक्ट को सेम एक्सेलरेशन मिलेगी और सेम स्पीड से नीचे आएंगे और सेम टाइम पर वो ग्राउंड को हिट करेंगे विद द सेम वेलोसिटी. ओके गाइस, दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल. पर मैं आपको बता दूं कि अर्थ पे सेम नहीं है. हमने डिस्कशन किया था कि अर्थ की जो शेप होती है वो पूरी तरह से राउंड नहीं होती, वो थोड़े से इलिप्टिकल शेप का है, यानी कि एक तरह से पिचका दिया हो, जैसे कुछ इस तरह से. ओके, अगर मैं इसे इक्वेटर मान के चलता हूं, इसे पोल मान के चलता हूं, सो इक्वेटर की जो रेडियस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल. अगर वो ज्यादा है तो ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी. कहां पर? इक्वेटर पे. इसके रिगार्डिंग शायद हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर हमें सोने को परचेज करना है तो कहां पे जाना चाहिए हमें? इक्वेटर पे. और हम एक उसे सेल करना है तो कहां पे जाना चाहिए? पोल पे. वैसे जाना मत, बहुत दूर है. ठीक है, चलिए, दिस वाज फ्री फॉल. अब आपसे एक एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लो. ग्रेविटेशन लो की इंपॉर्टेंस क्या है, बता सकते हैं आप मुझे? ओके, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, अर्थ के पास राइट नाउ एटमॉस्फेयर है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से अर्थ इज रिवॉल्विंग. ओके, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. टाइड्स जो आती हैं ये सब किसके रीजन है? आपके अर्थ, ये सब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है. मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी आपका कंट्रोल में होता है किसके? मून की ग्रेविटी के में. इसीलिए बोलते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके उस दिन जो होती है मून की इंटेंसिटी, ग्रेविटी की इंटेंसिटी बहुत पीक पे होती है, जिसके चावल, आपके चावल खाने की वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और आपको थोड़ा हार्म कर सकता है ऑन दैट डे. दैट इज वाई थोड़ा सा बना हुआ है कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए आपको. चलो ठीक है, ये तो बात है कि किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपकी बात थी. स्मॉल जी का डिस्कशन किया. फिर हमारे टॉपिक आया था मास एंड वेट का. इफ यू डू रिमेंबर, क्या याद है किसी को मास एंड वेट क्या था? ओके, मास की जब बात करते हैं तो मास क्या होता है? मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी, एंड वेट इज व्हाट? उस बॉडी पे जो अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है उस मटेरियल की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं. जिसका फॉर्मूला हमारे पास आया था mg, w is equals to mg. m is the mass of that object and g, small g represent the acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है आपकी. ओके, अर्थ इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, बट वेट इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर. इवन ऑन द अर्थ इट वेरीज. ओके, एंड इट बिकम्स जीरो इन द कोर ऑफ द अर्थ. ठीक है, स्पेस पे हम लोग वेटलेसनेस फील करते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है अर्थ की. तो ये मास और वेट हो गया आपके पास. नेक्स्ट फ्लोटेशन. फ्लोटेशन में हमने देखा थ्रस्ट के बारे में, प्रेशर के बारे में. थ्रस्ट क्या था? परपेंडिकुलर फोर्स. जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हो सो यू कॉल इट व्हाट? थ्रस्ट. अब प्रेशर क्या था? कि उसी थ्रस्ट को आपने अप्लाई किया एक पर्टिकुलर एरिया पे, सो वी विल कॉल इट व्हाट? प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और यू सिंपली कैन से फोर्स अपॉन एरिया. कितने एरिया पे आपने कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हो. आपके यहाँ से काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बट हमें न्यूमेरिकल्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्लोटेशन पार्ट आपका आपके एग्जामिनेशन से कर चुका है, सो हम इस साल नहीं करेंगे उसको. नेक्स्ट ईयर देखते हैं, अगर आता है तो आप तो फिर भी नहीं करेंगे, बाकी जो आपके छोटे भाई बहन है वो करेंगे. ठीक है. ओके, फ्लोटेशन में फिर हमने देखा एक फ्लूइड प्रेशर, कि सिर्फ सॉलिड्स ही प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते, लिक्विड्स भी, सॉरी फ्लूइड्स भी, गैसेस एंड लिक्विड दोनों के दोनों भी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं. जिसका प्रूफ मैंने देखा क्या? बकेट में वाटर फिल करके उसके साइड में होल किया तो पानी नीचे आ रहा था आपका. इसका मतलब क्या है कि प्रेशर, जो लिक्विड्स होते हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. इनफैक्ट एक बलून को आप इन्फ्लेट कीजिए पानी से, हवा से, वो टन क्या बस्ट हो जाता है. रीजन मीन प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स, जो कि डेप्थ के साथ बढ़ता है, गहराई के साथ बढ़ जाता है आपका. इसी के बाद जो टॉपिक आया था फिर वो था आपके पास अप थ्रस्ट. देखिए, मैंने बताया कि लिक्विड जो होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं, फ्लूइड्स
वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। दे अप्लाई द प्रेशर ऑन द कंटेनर्स ऑफ द वॉल, सॉरी वॉल ऑफ द कंटेनर्स, वो उनकी कंटेनर की दीवारों पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, साइडों में, नीचे और ऊपर भी। जो ऊपर फोर्स लगता था उसे हम बोलते थे अप थ्रस्ट। इसका दूसरा नाम होता है ब्योयंट फोर्स, बायंट फोर्स। ओके, इसी वजह से एक लीफ स्लोली आती है, किसकी वजह से, बायंट फोर्स की वजह से। ये बायंट फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी ज्यादा वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का। दूसरा इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा उसके अंदर, सिंकिंग वगैरह जो होती है ना आपके टॉपिक। जैसे पानी और ऑयल में कंपेयर करता हूँ तो पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। एक डेड सी के बारे में डिस्कशन किया था, डेड सी के अंदर क्या होता है, सोल्ट बहुत ज्यादा मिक्स्ड है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा वहां पे सोल्ट की, तो जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से कोई पर्सन उस पर डूबता ही नहीं है, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि बॉइंट फोर्स बहुत ज्यादा लगता है उस पर, तो इसी वजह से कोई पर्सन डूब ही नहीं सकता वहां पर। फिर उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने देखा कि इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड partially or fully in a fluid, it will experiences a force named upward force which is equal to the weight of the water displaced by the object। एक ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबा हुआ है, हाफ या फुल मुझे नहीं पता कितना, वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उस पानी का वेट मेजर कर लो। वेट जितना उसका वेट होगा उतना ही उस पर अप थ्रस्ट लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट सिंपली द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे आपकी शिफ्ट जो होती हैं वो बनती हैं, ठीक है, शिफ्ट बनती हैं, समरीज बनती हैं, किस बेसिस पे, सेम इसी के बेसिस पे। आप अब इसी के बेसिस पे आपकी शिफ्ट्स हैं, समरी से ये सारी काम करती हैं। ओके, शिफ्ट्स की जो शेप होती है नीचे से अगर आप नोटिस करें कि उनकी क्या होती है, चेंबर होता है, जिसके चेंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हवा होती है। वो हवा से वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ने से बायंट फोर्स बढ़ जाता है उनके ऊपर की तरफ। इसी वजह से स्टील की जो शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, वो भी तैरती हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बेसिस पे लैक्टोमीटर बनते हैं, हाइड्रोमीटर्स बनते हैं। हाइड्रोमीटर्स जो पानी की डेंसिटी चेक कर सकते हैं, लैक्टोमीटर जो मिल्क की इंप्योरिटी बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना मिल्क है, कितना वाटर है।